अगर आप कम समय में केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। बिना एक सेकंड भी खराब किए सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है मामला है यहाँ पर कि बॉन्ड किसे बोलते हैं। तो जब दो एलिमेंट आपस में आकर के मिलने के बाद अट्रैक्शन महसूस करें। पता कैसे चलेगा अट्रैक्शन महसूस किया? एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। कितनी? 42 किलो जूल पर मोल, उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाए तो मानते हैं कि बॉन्ड बन गया है। बॉन्ड बनता है जब दो लोग आपस में पास-पास आते हैं तो अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होने से एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि ओवरऑल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डाउन जाती है। तो इनफाइनाइट से दो पार्टिकल्स को पास ला रहे हैं, धीरे-धीरे जैसे-जैसे पास आते जाएँगे पोटेंशियल एनर्जी डाउन होती चली जाएगी। एक लिमिट से ज़्यादा पास लाएँगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जिस जगह पर आपको लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है, वही जगह है जहाँ पर बॉन्ड बना है। दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस है, ये r है, जिसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोलते हैं और आगे जाकर के हम इसको बॉन्ड लेंथ बोलना शुरू कर देंगे। बहरहाल बॉन्ड बनने के पीछे दो कारण होते हैं। एक तो पोटेंशियल एनर्जी लो होती है, दूसरा हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करके इनर्ट गैस एलिमेंट होना चाहता है या इनर्ट गैस एलिमेंट जैसा कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है। इसको अपन ऑक्टेट रूल बोलते थे। 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। अब आयनिक बॉन्ड किसे बोलते हैं? दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या खासियत है? कैटायन बनाने वाला जो एलिमेंट है उसका साइज बड़ा होना चाहिए, तभी वो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा और कैटायन बना पाएगा। यानी कि उसका साइज बड़ा होना चाहिए और आयनाइजेशन एनर्जी उसकी छोटी होनी चाहिए ताकि वो कैटायन बना सके। एनायन के केस में ठीक उल्टा है, उसका जो साइज है, जिस एलिमेंट को आयनान बनाना है उसका साइज होना चाहिए वहां पर छोटा। छोटा साइज होगा तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन पिक कर पाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो उसका स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है आयनिक कंपाउंड्स की? पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक बॉन्ड, जिसको कि आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है तब जब या तो उनको पानी में घोल दिया जाए या फिर ये गैस फेज में रहें। जब ये गैस फेज में रहेंगे या इनको पानी में घोल दिया जाएगा तभी इनके आयंस मोबाइल होंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर लैटिस एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, इनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जब कोई आयनिक कंपाउंड बनता है तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है, जिसको कि अपन लैटिस एनर्जी बोलते हैं। लैटिस एनर्जी डिफाइन कैसे करते हैं? Energy required to break 1 mole of an ionic compound into constituent ions in gas phase। कोई आयनिक कंपाउंड ले लीजिए, उस आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करिए और इस प्रकार से ब्रेक करिए कि जो आयंस बने वो गैसियस फॉर्म में बने, एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, गैसियस फॉर्म में बने। तब बोलेंगे आप लैटिस एनर्जी, जो एनर्जी लगती है। या फिर दो अपोजिटली चार्ज आयंस आए, आपस में मिले, मिलने के बाद कंपाउंड बनाए और जो एनर्जी रिलीज करें उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। दो प्रकार से निकालते थे लैटिस एनर्जी को, एक डायरेक्ट मेथड से, एक इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में हम लैटिस एनर्जी जो है, बिल्कुल जैसे फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही। अब तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्लास 12th के स्टूडेंट अगर पढ़ लिया होगा तो उनको बहुत सरल हो जाता है जानना। वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर लिखते हैं। ये वही आर है, बस आर वहां पर जो आर रहता है वो आर अगर आप देखेंगे तो हम बात कर रहे हैं कैटायन और एनायन के बीच के डिस्टेंस की। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस ही हो जाएगी कैटायन की रेडियस प्लस एनायन की रेडियस, ऐसे लिखा जाएगा। लैटिस एनर्जी के लिए होना चाहिए, चार्जेस होने चाहिए ज्यादा और साइज होना चाहिए छोटा। तो जैसे अगर कोई लैटिस एनर्जी का अरेंजमेंट करने के लिए मुझको बोलेगा कि इसमें लैटिस एनर्जी में अरेंजमेंट करिए, तो सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, पोटेशियम का साइज बड़ा है, लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, इसको 2 उसको 1 देंगे। इनको अगर देखेंगे तो सोडियम के जस्ट पड़ोस में आता है मैग्नीशियम। लेफ्ट टू राइट जाते समय साइज भी छोटा होता है, तो मैग्नीशियम का साइज छोटा है, साइज छोटा होने से लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। दूसरा, सोडियम पर +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2, तो चार्ज ज्यादा होने से भी लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। इसको 1 देंगे, इसको 2। इस वाले केस को देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पर आपको Q1 Q2 निकाल के देखना चाहिए। कैसे निकलेगा देखिए, +2 -1 +2 -K2 +2 -K3 चार्जेस हैं। तो Q1 Q2 निकालोगे तो Q1 Q2 का जब मॉडुलस निकालेंगे हम तो 2 × 1 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। चूंकि Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है तो सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी होगी। एक इनडायरेक्ट मेथड है जिसे कि हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल की मदद से निकालते हैं। NaCl बनाते हैं, एक सीधे सीधे चरण में बनाते हैं। Na की Cl2 से रिएक्शन करा दी, जिस फॉर्म में सोडियम समाज में मिलता है वो वाली फॉर्म उठा ली, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। क्लोरीन किस फॉर्म में मिलती है? गैसेस फॉर्म में मिलती है। दोनों की करा दी आप लोगों ने रिएक्शन। रिएक्शन कराने के बाद बन गया NaCl, और जो हीट का एक्सचेंज हुआ उसको बोल रहे हैं अपन लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब दूसरे तरीके से बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले सोडियम सॉलिड को हमने गैस में कन्वर्ट करा, सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी। गैस को, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला बाहर, आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन एटम बनाया तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी।
और हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी। ये हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या सेंस है, जरा वो आप सुन लीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ H2, तो H2 फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि H2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 200 है। तो जब मैं 200 जूल दूंगा, 200 किलो जूल दूंगा, तो 200 किलो जूल पे मुझे 2 H मिलेंगे, जबकि मुझे 1 H चाहिए। तो 200 किलो जूल से मिल रहे हैं 2 H, तो 100 किलो जूल से मिलेगा मुझे 1 हाइड्रोजन। मैं कैलकुलेशन एक्चुअली मैं NaCl की करना चाह रहा हूं, जिसमें एक ही Cl है, तो मुझे एक Cl के हिसाब से कैलकुलेशन करनी रहेगी। तो जब मैं डिसोसिएशन एनर्जी दूंगा, तो डिसोसिएशन एनर्जी 2 Cl एटम पैदा करेगी, मुझे 1 Cl एटम चाहिए, तो मुझे हाफ डिसोसिएशन एनर्जी लेनी पड़ेगी। Cl में इलेक्ट्रॉन जाएगा गैस फेज में, Cl गैस है, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा और Cl नेगेटिव गैस बनेगा, ये भी गैस था। तो मुझे यहां पर जो एनर्जी का एक्सचेंज आएगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लीजिए, एक सिंगल स्टेप में कराइए या मल्टीपल स्टेप में कराइए, एनर्जी का एक्सचेंज बराबर आएगा, यानी कि ये बराबर ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये आएगा। हमने ऐसे रख दिया इसको उसके सामने। क्वेश्चंस करके बनते हैं बहुत सारे, न्यूमेरिकल बना सकते हैं। जैसे कोई मुझसे कहे कि सर MgCl2 का आप एक्सप्रेशन लिखिए बोर्न हेबर्ट साइकिल के फॉर्म में, कैसे लिखेंगे? तो MgCl2 के केस में बोर्न हेबर्ट साइकिल पे मैं कैसे लिखूंगा, ये देखते हैं। तो होगा क्या, पहले तो आप MgCl2 को देख ले। तो MgCl2 में सबसे पहले तो आपको देनी पड़ेगी सब्लिमेशन एनर्जी, तो ये चलेगी डेल्टा सब्लिमेशन। अब MgCl2 में मैग्नीशियम एक्चुअली +2 स्टेट में है, +2 स्टेट में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 देनी पड़ेगी। फिर अब हमारे पास पैदा हो गया Mg+2। अब मुझे 2 Cl एटम चाहिए। Cl2 को जब एनर्जी दूंगा, डिसोसिएशन एनर्जी दूंगा, तो यहाँ पर 2 Cl पैदा होंगे। मुझे 2 ही Cl के लिए चाहिए, क्योंकि MgCl2 में 2 Cl है। तो पूरा पूरा मैं यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी लूंगा। अब आगे चलते हैं। मुझे इन Cl में एंटर कराने हैं इलेक्ट्रॉन, चूंकि Cl पर नेगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी वो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर मुझे 2 Cl के लिए चाहिए। 1 Cl के लिए डेल्टा Heg, तो 2 Cl के लिए 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा Heg, प्लस साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर लैटिस एनर्जी, और बन जाएगा हमारे पास MgCl2 का एक्सप्रेशन। ऐसे ही आप AlCl3 के लिए भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ऐसे ही आप SnCl4 के लिए एक्सप्रेशन बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड पे आते हैं। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको अपन बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बनता था? हर एक एलिमेंट अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। ये बात समझ लीजिए कि जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाई गई है वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस, सारी की सारी स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कराई नहीं जा सकती। हमने कुछ जरूरी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर उठा लिए, जिसके माध्यम से हम आपको उसको रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। आइए देखते हैं क्या क्या हुआ था। तो कोवेलेंट बॉन्ड में हाइड्रोजन अपने आउटरमोस्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1s रहता है। तो 2 हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर कर लिए, और दोनों के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और ये हीलियम जैसे इनर्ट हो गए हैं। बीच में एक बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1। ऑक्सीजन के लास्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, उसे 2 ही शेयर करने पड़ेंगे ताकि उसके 8 पूरे हो जाएं। तो 2 2 4 2 6, ये वाले 2 शेयर करें, इसने भी 2 शेयर करें। वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होते उनको लोन पेयर बोलते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हो रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं लोन पेयर। ऐसे ही नाइट्रोजन में अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन के लास्ट में होते हैं 5, उसे 3 शेयर करने से 8 पूरे हो जाएंगे। 5 में 3 जोड़िए तो 8 आ जाता है। इन्होंने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और दोनों के ऑक्टेट पूरे हो गए। नाइट्रोजन पर आप देख पा रहे हैं एक लोन पेयर दिख रहा होगा। एक बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 बॉन्ड बनेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 3 बनने पर बॉन्ड ऑर्डर 3 कहलाएगा। जितने ज्यादा बॉन्ड होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। बॉन्ड्स की संख्या बढ़ने से बॉन्ड लेंथ छोटी होती चली जाती है। जितने ज्यादा आप रिलेशन डेवलप करते चले जाएंगे, क्लोजनेस उतनी ज्यादा आती चली जाएगी। तो ये सब चीजें हैं। अब हमने यहाँ पर बाकी सारी की सारी की, मैं आपको मीथेन की या अमोनिया की या H2SO4 की, इन सब के स्ट्रक्चर बना करके दिखाऊं, ये सब हमने हटा लिया है। इसको आपको स्वयं प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पर वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बना के दिखा पाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें उठाई हैं जो हमें लगता है कि उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट पे आते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में के जब कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बनाते थे, तो वहां पर ये बताया जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड नहीं होते, क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो बॉन्डिंग में अपने लास्ट वाले 4s के साथ साथ 3d के इलेक्ट्रॉन्स को भी यूटिलाइज कर लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसलिए यहाँ पर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होते। तो जैसे कोई आपसे बोले कि FeCl2 बनाइए, तो आप आयरन के इलेक्ट्रॉन्स की चिंता छोड़ दीजिए, आप सीधा Cl के साथ बॉन्ड बनाइए, और Cl सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। FeCl2 ऐसे बनेगा। FeCl3 बनाना हो तो सीधा Cl के बॉन्ड बनाइए, क्योंकि Cl सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है,
तो 2 आयरन के बीच में आपको 3 ऑक्सीजन शेयर करानी है। तो 2 के बीच में जब 3 चीज़ें शेयर करनी हो तो उसका तरीका क्या होता है? अगर मैं बोलूँ भैया 2 लोग हो, तुम लोग ये 3 चीज़ें बाँट लो, तो क्या करेंगे? एक-एक तो पूरी-पूरी रख लेंगे और एक को आप आधा-आधा शेयर कर लेंगे। एग्ज़ैक्टली वैसे ही एक-एक ऑक्सीजन को तो हमने पूरा-पूरा दे दिया, चूँकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो ये रहा और एक ऑक्सीजन आ जाएगा हैन के बीच में इस प्रकार से। ये शक्ल बन जाएगी यहाँ पर Fe2O3 की। आप यहाँ पर और स्ट्रक्चर्स भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे अगर आपको बनाना हो, मान लिया जाए आपको स्ट्रक्चर बनाना हो इधर, इधर आपको बनाना हो MnO4, KMnO4 बनाना हो। जब पोटेशियम या एस ब्लॉक एलिमेंट कोई सा भी यूज़ होता है तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको ऐसी स्थिति में ये करना होता है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो किसी एक एलिमेंट का आपको ऑक्टेट पूरा नहीं करना, उसको छोड़ देना है। मैंने क्या बोला मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये रहा NaCl, आप देखते हैं बेसिक कंपाउंड देखिए, Cl के लास्ट में होते हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये रहा सोडियम, सोडियम के लास्ट में होते हैं 281, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू का होता है। ये इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करके इसका ऑक्टेट पूरा कराता है और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उनके बीच में बनेगा आयनिक बॉन्ड। तो जब भी कभी आप एस ब्लॉक के एलिमेंट को कभी देखें तो आप तुरंत समझ जाएं कि इनमें से एक ऑक्सीजन ऐसी रही होगी जो अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाई होगी। इसका मतलब उस ऑक्सीजन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। इसका मतलब ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन 2 में से वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पाया होगा, एक उसका रह जाएगा। उसका ऑक्टेट पूरा करेगा पोटेशियम। तो कैसे बनाएंगे? तो बनाने का सलीका ये है कि जनाब ये रहा मैंगनीज, और आप पहले 4 में से एक ऑक्सीजन को तो छोड़ दीजिए, वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। बाकी ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करा लेंगी और इसका ऑक्टेट पूरा होगा आयनिक बॉन्ड से, जो कि आयनिक बॉन्ड बनाएगा पोटेशियम इसके साथ। एक स्ट्रक्चर हम आपको और दिखा देते हैं। जैसे वो स्ट्रक्चर है K2CrO4। साफ पता चल रहा है कि 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन ऐसी होंगी जिनके ऑक्टेट पूरे नहीं हो पाएंगे। उनके ऑक्टेट पूरा करेगा पोटेशियम आयनिक बॉन्ड बना करके। तो किस प्रकार से रहेगा? ये रहा Cr। तो 2 ऑक्सीजन के तो हमने ऑक्टेट पूरे करा दिए, एक को छोड़ दिया है और दूसरे को भी छोड़ दिया है, सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पाया। इनका दूसरे की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा पोटेशियम अपने आयनिक बॉन्ड से। तो ये तरीका रहता था कोवेलेंट बॉन्ड्स को बनाने का। इसके बाद आते हैं अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बैक बॉन्डिंग में एक फर्क है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बैक बॉन्डिंग में एक फर्क है। बैक बॉन्डिंग के ऊपर हमारी एक 20 मिनट की बहुत शानदार वीडियो यूट्यूब पे ही पड़ी हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आपको दे रहे हैं। आप वहां पर जाकर के उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बैक बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है। बहरहाल हल्का सा आपको यहाँ सुनाई देते हैं। जैसे ओजोन रहता है यहाँ पर, ओजोन में आप देखें तो O2 में मेरे को O जोड़ना है और O2 में सब लोगों के ऑक्टेट पूरे हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा कि तुम मेरे इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हो, ये रहे हैं तो मेरे, पर तुम भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी के घर में जाते हैं, अपनी बुआ के जाते हैं, टूथपेस्ट है, साबुन है तो उन्हीं का ही, लेकिन यूज आप भी कर रहे हैं। उसको लेने के लिए आपने अपने पैसे खर्च नहीं किए हैं, खर्च तो बुआ जी ने किए थे, उपयोग आप भी कर रहे हो। आप इसको अगर बॉन्डिंग में देखना चाहते हैं स्ट्रक्चर बना करके, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये रहा ओ, इधर 1 2 3 4 5 6, सेम इधर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है और यहाँ पर इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया है। अब ये वाले ऑक्सीजन को देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर नहीं कर रहा, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है बॉन्डिंग में। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेम अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसके पास बेचारे पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो रखा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है और इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जो ये बनाया, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके बाद हम आते हैं आगे, और आगे आने पर हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की 3 लिमिटेशंस हैं। पहली ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन जो यहाँ पर है वो है कि कुछ सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे नहीं मिलेंगे जो कंपाउंड बनाने के बाद अपने ऑक्टेट पूरे कर लें। 3 लिमिटेशन रहती हैं, जिसमें पहली तो ये कि कुछ कंपाउंड ऐसे मिलेंगे जिनमें बॉन्ड्स बनाने के बाद ऑक्टेट पूरा नहीं होता। जैसे ये रहा BeCl2, आउटर मोस्ट शेल में 4 ही हैं। BCl3 आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। LiCl 2 ही इलेक्ट्रॉन है। आपके मन में आएगा सर ये LiCl को यहाँ पे काहे डाल दिया, LiCl तो कोवेलेंट में नहीं आता, LiCl तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन अभी थोड़ी देर में आप पढ़ेंगे, पोलराइजेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि LiCl आयनिक के बजाय कोवेलेंट कंपाउंड की श्रेणी में ही कंसिडर किया जाता है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट और हाइपरवेलेंट कंपाउंड, इनके अंदर
8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं वैलेंस शेल में। जैसे PCl5 फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाए तो आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 12 होंगे, यहाँ पर 14 होंगे, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में जैसे जब आप बॉन्डिंग करते हो तो हर एलिमेंट के ऊपर जो है कुछ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, लेकिन वो हमेशा पेयर के रूप में ही बचते हैं, जिसका नाम आप लोन पेयर रखते हो। कुछ एक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर वो पेयर के रूप में नहीं बचते हैं, वहां पर एक आधा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है, उसी का नाम रख रखा है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। जैसे ये रहा यहाँ पर नाइट्रोजन को आदत है, नाइट्रोजन क्लास में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन क्लास में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने और नाइट्रोजन को 3, तो ऑक्सीजन तो 2 से ज्यादा बनाने नहीं देगा, तो ऑक्सीजन कहेगा भैया 2 बॉन्ड बना लो, तो नाइट्रोजन कहेगा चलो अच्छा मैं 2 इलेक्ट्रॉन आपके सामने रख देता हूँ, ये रहा, अभी 2 बॉन्ड बन गए। अच्छा ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट हो गया पूरा, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, लेकिन नाइट्रोजन का नहीं हो पाया। तो ये एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज दिख रही है, ऑक्टेट भी पूरा नहीं हो पाया, और साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक फालतू का इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। इसी वजह से ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के एग्जाम्पल में आता है। आप अगर चाहो तो इसी से NO2 बना सकते हो। अगर NO2 में एक और ऑक्सीजन, NO से बना सकते हो NO2, एक ऑक्सीजन आए और इनसे कहे भैया मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर दे दो, मेरा ऑक्टेट पूरा करा दो, तो वो ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन को प्रेफर करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, तो नाइट्रोजन दे देगा, कहेगा भैया आओ लो अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, अपना ऑक्टेट पूरा कर लो। अभी भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आप देख रहे होंगे, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इन कंपाउंड्स को बना देते हैं कलरफुल और पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक नेचर शो करना। अभी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये इसको बना रहा है, ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है इसको बना रहा है कलरफुल। NO2 ब्राउन कलर की होती है। 3 सुपर ऑक्साइड्स भी हैं, KO2, RbO2 और CSO2, 3 सुपर ऑक्साइड्स हैं। ये तीनों के तीनों सुपर ऑक्साइड्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है और ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के एग्जांपल है। आप सोचेंगे सर ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा पढ़ने के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, अभी थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने ही वाले हैं। इसके बाद आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। ओवरलैपिंग किसी न किसी एक्सेस पर होगी, तो जिस एक्सेस पर ओवरलैपिंग होती है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग एक्सेस। तो अमूमन बॉन्डिंग एक्सेस एक्स वाई और जेड में से अगर डिफाइंड ना हो तो जेड एक्सेस को अपन लोग बॉन्डिंग एक्सेस मानते हैं। जेड एक्सेस इज बॉन्डिंग एक्सेस। तो ये जेड एक्सेस पे बॉन्ड बन रहा है। अगर दोनों के दोनों ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग बना रहे हों उन्होंने ऐसे सिर से सिर मिला रखे हों तो उसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। इससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। और अगर बॉन्डिंग एक्सेस के परपेंडिकुलर एक्सेस पे बॉन्ड बन रहा हो, थोड़ी सी ओवरलैपिंग ऊपर थोड़ी सी नीचे, दिस इज कॉल्ड लैटेरल ओवरलैपिंग, और उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। दिस इज बॉन्डिंग एक्सेस, जेड एक्सेस इज बॉन्डिंग एक्सेस, उसके परपेंडिकुलर एक्सेस पे बॉन्ड बनता है। अब होता क्या है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर माना जाता है पाई बॉन्ड से। काहे? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्गर माना जाता है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग एरिया होता है वो ज्यादा आता है, पाई बॉन्ड के अंदर ओवरलैपिंग एरिया कम होता है। इस वजह से सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N है, दो एलिमेंट के बीच में चाहे जितनी बार बॉन्ड बन जाए, सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक ही बार बनता है। N ट्रिपल बॉन्ड N है तो सिग्मा एक होगा, दो पाई होंगे। O डबल बॉन्ड O है तो एक सिग्मा एक पाई होगा। H सिंगल बॉन्ड H है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा होंगे, पाई नहीं होगा। एक उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ पर दिखा देता हूं तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। इधर देख लीजिए, जैसे हमारे पास ये रहा ऐसे करके, कोई हमसे कहे इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर लीजिए, तो दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। दो एटम के बीच में पहले सिग्मा बनता है, बाकी पाई है। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। अब दो बॉन्ड बने हुए हैं, इसमें से एक सिग्मा एक पाई कहलाएगा। इस प्रकार से काउंटिंग आप लोग करते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस बात पर निर्भर करती है कि ओवरलैपिंग कैसी हुई है। ज्यादा एरिया में ओवरलैपिंग होगी तो बढ़िया सिग्मा बॉन्ड माना जाएगा, कम एरिया में ओवरलैपिंग होगी तो बेकार सिग्मा बॉन्ड माना जाएगा। तो सबसे अच्छा माना जाता है यहाँ पर PP, फिर SP और फिर SS, यानी कि दो p ऑर्बिटल अगर मिलकर के बनाए तो सबसे अच्छा आप सिग्मा बॉन्ड मानते हैं। p ऑर्बिटल अगर s के साथ ओवरलैप करे तो थोड़ा कमजोर मानते हैं, और SS तो सबसे ज्यादा कमजोर माना जाता है। एक बात और भी है यहाँ पर कि डिपेंड करता है कि जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी में गैप कितना है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा हाइड्रोजन और फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन ने 1s दिया होगा और फ्लोरीन ने दिया होगा 2p, दिस इज 1s2p सिग्मा बॉन्ड। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे तो HCl पे जाएंगे तो दिस इज 1s3p। HBr पे जाएंगे
तो होगा 1s4p, और HI पे जाएंगे तो ये होगा 1s5p। एनर्जी का डिफरेंस काफी ज्यादा है। यहाँ तक आते आते एनर्जी का डिफरेंस बढ़ने से बॉन्ड वीक होता जाता है। बॉन्ड वीक होगा तो टूटेगा आराम से। अब HI अगर टूटेगा तो H आयन देगा। तो कोई अगर आपसे पूछे इन चारों में से सबसे बढ़िया बॉन्ड कहाँ बना हुआ है, यहाँ पर, सबसे बेकार कहाँ बना हुआ है यहाँ पर, तो सबसे इजीली कौन ब्रेक होगा, ये तो सबसे अच्छा एसिड कौन हुआ ये, तो HI को सबसे अच्छा एसिड माना जाता है। उसके बाद HBr को, उसके बाद HCl को, HF को सबसे बेकार एसिड माना जाता है इन चारों में। हालांकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आपको लगेगा कि फ्लोरीन का बॉन्ड इजीली टूटना चाहिए, लेकिन टूट नहीं रहा, टूट रहा है HI का बॉन्ड। किस चीज से आंसर चेक करा, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ से चेक करा। आइए आगे चलते हैं, पाई बॉन्ड देखते हैं। पाई बॉन्ड के केस में क्या होता है, पाई बॉन्ड एक्चुअली खुद ही अच्छे नहीं बनते, क्योंकि पाई बॉन्ड के अंदर होती है लेटरल ओवरलैपिंग, और लेटरल ओवरलैपिंग कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, बहुत बढ़िया से ओवरलैप नहीं हो पाते ऑर्बिटल, बहुत कम ओवरलैप हो पाते हैं। तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ वैसी कम आती है। तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करती है कि जो ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। उनके बीच की डिस्टेंस अगर कम होगी तो वो अच्छा पाई बॉन्ड बना पाएंगे, और अगर उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो बढ़िया पाई बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि सबसे अच्छा पाई बॉन्ड 2p पाई माना जाता है। जब एक 2p ऑर्बिटल दूसरे 2p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद 2p पाई 3d पाई, और सबसे कमजोर माना जाता है 3p पाई 2p पाई, सबसे कमजोर माना जाता है। अब आप देखें CO2 इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2p पाई बॉन्ड बड़ा अच्छा बनता है, लेकिन SiO2 का ये वाला स्ट्रक्चर गलत है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर 2p के साथ 3p की बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। 2p पाई 3p पाई बॉन्ड अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए SiO2 की स्ट्रक्चर CO2 के जैसी नहीं होती है। SiO2 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, 3 डायमेंशनल ऐसे करके होती है। सिलिकॉन अपना जो ऑक्टेट है वो अलग अलग ऑक्सीजन से पूरा करना पसंद करता है, अलग अलग 4 अलग अलग ऑक्सीजन से सिग्मा बॉन्ड बना करके अपना ऑक्टेट पूरा करना पसंद करता है सिलिकॉन। तो SiO2 के ऐसी यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर होती है, जबकि आप अगर CO2 को देखेंगे तो उसका जॉइंट स्ट्रक्चर है, उसका उसकी एक सीधी मतलब जो है वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है CO2, जॉइंट नहीं डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है। अब इसमें ड्रॉबैक क्या थी इसकी, इसकी एक बहुत बढ़िया ड्रॉबैक थी, जो VBT की ड्रॉबैक थी उसको अब आप देखेंगे। VBT की ड्रॉबैक होती है ये, जैसे आप CH4 को देखते हैं तो CH4 के केस में जब हम देखते हैं तो CH4 के केस में ये ग्राउंड स्टेट में बना हुआ है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन को आप आगे कूदा देते हैं, बन जाता है ऐसा। अब जब आप बॉन्ड बनाने के लिए बैठते हैं तो ये जो गोला दिखाया है ये s ऑर्बिटल है, बाकी तीनों मैंने p ऑर्बिटल दिखा रखे हैं। जब बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर एक बॉन्ड तो बना लिया, ये सब हाइड्रोजन है, ये पिंक वाले सब हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड तो बना लिया कार्बन के साथ, और ये वाला बॉन्ड हो गया यहाँ पर s ऑर्बिटल, ये भी s ऑर्बिटल, दिस इज SS सिग्मा बॉन्ड। बाकी ने बनाए हैं PX PY PZ के साथ, और ये हो गए हमारे पास SP सिग्मा बॉन्ड। तो आपको मीथेन के अंदर 2 टाइप के सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, एक SS टाइप का और 3 मिलेंगे SP टाइप का। अब ये भी हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा मजबूत होता है PP, उसके बाद SP, सबसे कमजोर SS। तो आपको ऐसा लगेगा कि मीथेन के अंदर ये SS सिग्मा बॉन्ड है तो सबसे कमजोर है, सबसे कमजोर है तो उसको आराम से टूट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मीथेन के अंदर सारे के सारे बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं। अब सारे के सारे बॉन्ड एक ही शर्त पर आइडेंटिकल हो सकते हैं कि मीथेन में जो कार्बन ने बॉन्ड बनाए हैं, बॉन्डिंग करने से पहले वो अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स कर ले। तो बॉन्डिंग करने से पहले अपने ऑर्बिटल को मिक्स कर ले तो उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर करके दिखाया गया है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैं sp sp2 sp3 अलग अलग आपको ऑर्बिटल्स बना बना करके यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा। मैं सीधा टेबल के माध्यम से एक साथ एक ही जगह पर सारा का सारा ले लूंगा। वो वाला सेक्शन आप लोग चूंकि पढ़े हुए हैं, ये रिवीजन क्लास चल रही है, ये एक प्रकार का वन शॉट है, तो वन शॉट के अंदर वो चीजें तो यहाँ पर आपको एक बार याद कराई जाएंगी, लेकिन सारे के सारे ऑर्बिटल्स बना करके मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए ये रहा मीथेन, वही स्थिति, वही ग्राउंड स्टेट, वही एक्साइटेड स्टेट, लेकिन अब बॉन्डिंग करने से पहले इसने अपने सारे ऑर्बिटल मिक्स करे। मिक्स करने के बाद नए 4 ऑर्बिटल बनाए और उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को ऐसे दिखाते हैं, ये तरीका है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को दिखाने का। अब क्या होगा महाराज, आइए देख लेते हैं। तो कार्बन के पास 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, तो उसने अपने साथ बॉन्डिंग करी है। वो चारों के चारों ऑर्बिटल्स को दूर दूर रखना चाहेगा ताकि उनके बीच में रिपल्शन ना हो। तो क्या हो सकता है, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा ये रहा, इन सबको अगर आप मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो बैठेगी वो बैठेगी 109 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। क्या क्या यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन रहते हैं, क्या क्या ज्योमेट्रीज होती हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। क्या क्या हिसाब किताब रहता है, इधर चेक करिए। तो अगर सिर्फ 2 बॉन्ड बन रहे हैं
तो उसके लिए बोलते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर है 2, लीनियर ज्योमेट्री आती है, sp होता है हाइब्रिडाइजेशन, और 180 डिग्री का यहाँ पर एंगल होता है। इसमें s ऑर्बिटल के साथ कोई सा भी p ऑर्बिटल आप मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको 3 बॉन्ड बनाने हैं तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए आपको एक s के साथ 2 p ऑर्बिटल जोड़ने पड़ेंगे। कोई से भी 2 p ऑर्बिटल हो सकते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्रायंगुलर प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस टाइप की, ऐसे ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। 4 पर टेट्राहेड्रल, अभी आपको केस दिखाया, s के साथ तीनों p ऑर्बिटल यूज करेंगे। 5 पर ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ऐसे करके tbp बोलते हैं शॉर्ट में, tbp ज्योमेट्री होता है। इन जगहों को इक्वाटोरियल बोलते हैं और इस जगह को एक्सियल बोलते हैं। और sp3d 90 और 120 डिग्री के यहाँ पर एंगल होते हैं, और s के साथ तीनों p ऑर्बिटल, और जो d ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो dz स्क्वायर है, बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। 6 पर ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है, ऑक्टाहेड्रल में सारे के सारे एंगल 90 होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक्सियल इक्वाटोरियल पर नहीं लिखते हैं। और यहाँ पर s के साथ सभी p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल 2 यूज हो रहे हैं, dz स्क्वायर और dx को माइनस y स्क्वायर। 7 पर आता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल ऐसा होता है कि आपको पहले यहाँ पर पेंटागन बना लेना चाहिए। एक पिरामिड ऊपर से बनेगा, एक पिरामिड नीचे से बनेगा। पिरामिड समझ रहे होंगे आप मैं किस प्रकार के पिरामिड की बात कर रहा हूँ। ऐसे करके आपने पेंटागन बना लिया, ऐसे करके ये पेंटागन बन गया। अब ऊपर से मिलाएंगे तो एक पिरामिड ऊपर से बनेगा, नीचे से मिलाएंगे तो एक पिरामिड नीचे से बनेगा। एंगल सब ये रहे, ऑर्बिटल्स की जानकारी आपको पूरी रहनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर इनकी शेप वगैरह देख लेते हैं, कौन कौन हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सी शेप जाती है। sp तो हमेशा लीनियर रहता है। sp2 देखें तो ऐसा आता है ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर 3 एटम रखे हैं आपने, माना ए तो ट्रायंगुलर प्लेनर होएगा। माना सेंटर पे बी रखा हुआ है आपने, ए एटम हटा दीजिए, अब खाली ये ए बी ए बचा है। तो ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्री देखी जाती है हमेशा, ज्योमेट्री हमेशा देखी जाती है एटम्स के अरेंजमेंट से। और एटम्स का अरेंजमेंट यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेंट, तो उसे बेंट बोलेंगे। अगर 2 लोन पेयर होंगे तो एटम्स का अरेंजमेंट हो जाएगा, तब इसे लीनियर बोलेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सब जगह एटम्स है, टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर तो इतनी शक्ल को देखोगे दिस इज पिरामिडल, इतनी शक्ल को देखोगे 2 लोन पेयर पे तो बेंट आएगी। बेंट को एंगुलर या वी शेप भी बोलते हैं। 3 लोन पेयर होंगे तो अगेन इसको लीनियर बोलेंगे। एक्शन इक्वाटोरियल अगर आप समझना चाहते हैं, चूंकि आगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन आप देखना जा रहे हैं। एक तरबूज लीजिए, तरबूज को काट के उसमें एक सिलाई ऐसे करके एक सीख डाल दीजिए, झाड़ू की सीख डाल दीजिए। ये जो है इसको बोलते हैं अपन एक्सियल। और जो इक्वेटर की तरफ होता है ऐसे करके, इन सबको बोलते हैं इक्वाटोरियल। सब इक्वाटोरियल है सारे के सारे। तो sp3d में अगर आप देखेंगे तो ये ई का मतलब इक्वाटोरियल है, ऊपर नीचे एक्सियल है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक लोन पेयर होगा तो लोन पेयर sp3d में हमेशा रखा जाता है इक्वाटोरियल पर। तो इक्वाटोरियल पे लोन पे रख दीजिए तो शेप सिर्फ इतने से आएगी। और ये वाली शेप अगर आप देखोगे तो दिस इज सी सॉ, ये सी सॉ टाइप का झूला है, सी सॉ। 2 लोन पे रखोगे तो शेप सिर्फ इतने से आएगी, इसको बोलते हैं टी शेप। 3 लोन पे रखोगे तो फिर शेप आएगी लीनियर। लिख रखा है एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर देन इक्वाटोरियल बॉन्ड। ये एक्सियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं इक्वाटोरियल के मुकाबले। हालांकि इनकी लंबाई के पीछे कारण दूसरा है, लेकिन फिर भी जन सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग यही कहते हैं और लिखते हैं कि इक्वाटोरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वाटोरियल बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक्सियल वालों को रिपेल करते हैं, उस वजह से वो लंबे हो जाते हैं। हालांकि असली कारण इसका परसेंटेज पी कैरेक्टर से है। तो चलिए, अगर आप उसको वो परसेंटेज पी कैरेक्टर वाला पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारी केमिकल बॉन्डिंग की एक बुक आती है। उस केमिकल बॉन्डिंग की बुक को आप परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर बेंट सूल के बारे में बहुत डिटेल में लिखा गया है, आप उसको वहां पर पढ़ सकते हैं और इसका डिटेल्ड अध्ययन कर सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। sp3d2, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है और कहीं पर भी कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सियल इक्वाटोरियल का चक्कर ही नहीं है। तो एक लोन पे रखेंगे तो जो शक्ल बन करके आएगी, शक्ल ये रहा स्क्वायर, और यहाँ पे बनाएंगे तो पिरामिड बनेगा, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। 2 लोन पे रखेंगे तो सिर्फ स्क्वायर प्लेनर शक्ल आती है। अब हम आते हैं यहाँ पर sp3d3। sp3d3 में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कार्यक्रम हुआ है, वह देख लें। sp3d3 जो होता है वैसे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ पिरामिड बनेगा, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर में सब कुछ एक्सेप्शनल है, तो था ध्यान रखना। सबसे पहले अगर इसमें एक लोन पेयर हो तो शक्ल कैसी बनेगी, और 2 लोन पेयर हो तो कैसी बनेगी। एक लोन पेयर जब होता है तो उसकी शक्ल बनती है ये। इसका एक ही एग्जाम्पल अभी तक समाज में, उसका नाम है XeF6, और ये होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन जब इसमें एक लोन पेयर हो। जब इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर वाला कंपाउंड 1999 में डिस्कवर हुआ था। बनता कैसे है, XeF4 में KF जोड़ दीजिए, मिलाएंगे तो ये बनता है XeF5 नेगेटिव। इसमें 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं और वो दोनों के दोनों रहते हैं एक्सियल पे, इक्वाटोरियल पर नहीं। जबकि sp3d के अंदर वो इक्वाटोरियल पर थे, यहाँ पर एक्सियल पे रहते हैं। और ये जो शक्ल बन करके आती है, ये शक्ल है
पेंटागोनल प्लेनर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे चलेंगे। इधर आते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं कैसे कैसे बनाते हैं, ये हाइब्रिडेशन कैसे चेक करते हैं। जेनॉन के लास्ट में 8 होते हैं, तो जेनॉन के लास्ट में ये रहे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये रहे 2, ये रहे 2। अगर आप जेनॉन पर देखेंगे तो कितना हाइब्रिडाइजेशन आया, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सेंट्रल एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं वो गिनते हैं, और साथ ही साथ लोन पेयर गिनते हैं। सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दो ही चीजें गिनते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा है लोन पेयर, टोटल हो गए 4। 4 का मतलब हो गया sp3। और sp3 की शक्ल आपको पता है ऐसी होती है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और एक आएगा लोन पेयर। शक्ल बन जाएगी इसकी पिरामिडल, इसकी शक्ल हो जाएगी पिरामिडल। SF4 सल्फर के लास्ट में होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन को बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड। ये बन गया आपके पास लोन पेयर। आइए काउंट कर लीजिए, काउंटिंग करेंगे तो देखते हैं इधर, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा, चौथा, 4 तो सिग्मा हो गए और एक लोन पेयर, टोटल हो गए 5। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। sp3d का फ्रेम हमको पता है, sp3d का फ्रेम ये होता है, और लोन पे रखते हैं इसमें इस जगह पर, बाकी जगह पर फ्लोरीन रखेंगे और इसको आप बोलेंगे दिस इज सीसॉ। अब XeO2F2 की तरफ चलते हैं, तो जेनॉन के लास्ट में होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन को एक ही बॉन्ड बनाना होता है और ऑक्सीजन को बनाने होते हैं 2 बॉन्ड। अब अगर आप देखेंगे तो ये चला जाएगा हमारा लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं और लोन पेयर काउंट करने होते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड, और एक आ गया लोन पेयर। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जेनॉन का बैठेगा sp3d। चूंकि टोटल सम आया था 5, तो 5 ऑर्बिटल यूज करने पड़ेंगे, तो 1 3 और 1 4 और 1 5। अब कैसे बनाएंगे XeO2F2 की शक्ल, तो चलिए बनाते हैं 5। तो ये रहा, पहले 5 के हिसाब से फ्रेम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अब लोन पेयर आया था एक, तो लोन पेयर को तो एक्वा टोटल पे ही रखते हैं। अब एक बात ध्यान रखेंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्शियल पे रखा जाता है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को आपको यहां रखना है डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये आएगा। इस पर आते हैं, कार्बन वाले परिवार में आता है टिन। कार्बन की फैमिली देखें, जर्मेनियम के नीचे आता है टिन, इसके नीचे लेड। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो ये लो 4, 1 2 3 4। क्लोरीन को कितना बॉन्ड बनाना है? एक, एक। तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पर? लोन पेयर। साफ देख सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक सिग्मा एक लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फ्रेम बना लीजिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फ्रेम तो ये रहा, इधर Cl इधर Cl, और यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर। तो आप अगर देखेंगे तो शक्ल जो बनकर के यहाँ पर आने वाली है, ये शक्ल बनकर के आने वाली है यहाँ पर बेंट। इधर आ जाइए, SO2 में सल्फर 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड O जाएगा, डबल बॉन्ड O जाएगा, एक लोन पेयर बनेगा। साफ दिख रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, दिस इज sp2, शक्ल आएगी इसकी बेंट। SO3 में आएंगे तो 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड O आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा, और डबल बॉन्ड O आएगा। हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा होगा आपको sp2, और ट्रायंगुलर प्लेनर्स की स्ट्रक्चर आने वाली है। अब एक मजेदार बात देखिए, जेनॉन ने यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन किया हुआ है। sp3 का मतलब अपने सारे के सारे p ऑर्बिटल जेनॉन खर्च कर चुका है, यानी कि जेनॉन के पास अब पाई बॉन्ड बनाने के लिए p ऑर्बिटल नहीं बचा। तो जेनॉन ने जो यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाया होगा वो अपने d ऑर्बिटल से बनाया होगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड भी p पाई d पाई बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड भी p पाई d पाई बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड भी p पाई d पाई बॉन्ड है, सारे के सारे p पाई d पाई बॉन्ड है। आप इधर आ जाइए, इस जगह पर अगेन वही, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो जेनॉन ने अपने सारे के सारे p ऑर्बिटल यूज कर लिए हैं। तो जो भी पाई बॉन्ड बने हैं ये p पाई d पाई बॉन्ड है, ये भी p पाई d पाई है, ये भी p पाई d पाई है। कम हियर sp2, एक p ऑर्बिटल सल्फर पे बचा हुआ है, तो एक तो उसने बनाया होगा p पाई बॉन्ड, जो कि सल्फर के पास एक p ऑर्बिटल बचा हुआ था। लेकिन अब वो तीसरा p ऑर्बिटल भी खर्च हो गया, दूसरा जाएगा यहाँ पर p पाई d पाई बॉन्ड। इस प्रकार से आप यहाँ पर p पाई d पाई बॉन्ड्स देखा करते थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में टोटल होते हैं 5 पॉइंट।
पहला पॉइंट तो ये है कि दो लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में और थोड़ा कम, और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्शन होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा क्यों है, तो आपको उसके लिए फिर बेंट रूल जाके डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बेंट रूल के अंदर बहुत अमेंडमेंट्स हैं। उसको पढ़ने के लिए आप हमारी केमिकल बॉन्डिंग की पुस्तक जो है उससे अध्ययन कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की बुक अमेज़न पर अवेलेबल है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सुंदर उसके अंदर सारी चीज़ों का विवरण है। आप उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी और आपकी केमिकल बॉन्डिंग बहुत समृद्ध हो गई। आगे चलते हैं, इधर आते हैं। तो लोन पेयर में सबसे ज़्यादा है, फिर बॉन्ड पेयर में सबसे कम, बॉन्ड पेयर में। लोन पेयर की प्रेज़ेंस जो है, वो शेप को अफ़ेक्ट करती भी और नहीं भी करती। इधर देख लीजिए, यहाँ पर ये लोन पेयर जितना रिपल्शन इन चारों को देगा, क्योंकि जितनी डिस्टेंस इनकी इन चारों से है, उतनी ही डिस्टेंस इनकी इन चारों के साथ भी है। तो होगा क्या कि रिपल्शन नलीफाई हो जाएगा, जितना ऊपर से रिपल्शन आएगा, इतना नीचे से, तो उसकी शेप परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर रिपल्शन काम करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन काम करेगा, और इस वजह से दोनों के दोनों फ्लोरीन थोड़े से अंदर की तरफ को चले जाएंगे। तो ये परफेक्ट सी सॉ नहीं आएगा, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सी सॉ आएगा। इधर देखिए, अब अमोनिया के अंदर अगर आप देखें तो हाइब्रिडाइजेशन कितना बैठ रहा है, sp3 बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए, 109 डिग्री, लेकिन आता नहीं है 109 डिग्री 28 मिनट। क्यों? चूंकि यहाँ पर कौन सा रिपल्शन लगता है, एलपीबीपी रिपल्शन लगता है। उसको मिनिमाइज करने के लिए हाइड्रोजन पास पास आते हैं, बॉन्ड एंगल 107 होता है। पानी में और भी ज्यादा है, चूंकि यहाँ पर एलपीबीपी रिपल्शन था। इधर तो पहले तो एलपी एलपी रिपल्शन लगेगा, और एलपी एलपी रिपल्शन तो और भयंकर होता है, उसके बाद एलपीबीपी भी लगेगा। इस वजह से ये बॉन्ड एंगल में और भी ज्यादा कमी आती है, हाइड्रोजन और पास पास आ जाता है, और 104.5 डिग्री के आसपास का एंगल रहता है। इधर आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जो ये बोलता है कि डबल बॉन्ड को रखने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए और सिंगल बॉन्ड को रखने के लिए कम स्पेस चाहिए। तो दो डबल बॉन्ड के बीच में ज्यादा रिपल्शन होता है। जैसे आप H2SO4 का केस देखेंगे, डबल बॉन्ड के बीच का एंगल ज्यादा होगा, डबल सिंगल के बीच का एंगल और कम, और सिंगल सिंगल के बीच का एंगल सबसे कम होगा। तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा रहेगा। लेकिन अगर मैं H हटा दूं, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव कर दूं, ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम आते हैं, चूंकि इसके अंदर रेजोनेंस हो जाती है, और रेजोनेंस एक अलग ही मुद्दा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, रेजोनेंस को कैसे देखते हैं, उसके ऊपर 3 बड़ी शानदार वीडियो यूट्यूब पर हमारी पड़ी हुई हैं। आप समय निकाल करके उन्हें देख सकते हैं और रेजोनेंस की सारी चीजों को अच्छे से सीख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है ये कि अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर हो, तो ऐसे टाइम पर अगर आप सेंट्रल एटम की को सेम रखें और सराउंडिंग वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएं, जैसे हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, तो बॉन्ड एंगल में कमी आती है। यानी कि यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है, सराउंडिंग एलिमेंट की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते हैं तो बॉन्ड एंगल में कमी आती है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो बीटा है, इन दोनों में से अगर आप देखेंगे तो बीटा जो आपको है वो छोटा मिलेगा और अल्फा आपको बड़ा मिलेगा। बीटा छोटा मिलेगा, अल्फा बड़ा मिलेगा। सेंट्रल एटम को सेम रख करके अगर आप सराउंडिंग एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते हो तो बॉन्ड एंगल में कमी आती है। क्यों आती है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग की बुक में। आप चाहे तो वहां पर जाकर के इसे पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। है, अब अगला पॉइंट है बैक बॉन्डिंग। मैं आपको बता चुका हूं, चौथा पॉइंट बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड जो वीडियो है वो ऑलरेडी नेट पे पड़ा हुआ है हमारा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, वहां पर जाकर के आप उसे देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, अगर सेंट्रल एटम आप अलग अलग कर लें, सराउंडिंग एलिमेंट सेम रखें, तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से जो है वो वहां पर जितनी ज्यादा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, बॉन्ड एंगल जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि यहाँ पर अल्फा ग्रेटर देन बीटा आएगा। सेंट्रल एटम तो आपके पास अलग अलग है, सराउंडिंग एलिमेंट सेम है, लोन पेयर अगर उनके अंदर मौजूद हैं, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। आपको जान के मजा आएगा, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो तो 107 डिग्री के आसपास है, यहाँ का बॉन्ड एंगल 94 डिग्री के आसपास है। अब अगर आप 94 डिग्री को देखेंगे तो 94 डिग्री का मतलब होता है कि हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं। 94 डिग्री का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं। 94 डिग्री तो किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आता। देख लीजिए sp में कितना आता है, 180। sp2 में चले जाइए तो sp2 में जब आप हाइब्रिडेशन कराते हैं तो वहां पर 120 के आसपास रहता है, sp3 में 109 डिग्री रहता है। pH3 में हाइब्रिडेशन हुआ ही नहीं है।
कैसे पता? चूंकि एंगल 94 है, यानी कि 90 डिग्री के आसपास। इसका मतलब फास्फोरस से जहां बॉन्ड बनाए हैं, ये हाइड्रोजन के साथ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बॉन्ड नहीं बनाए हैं, शुद्ध ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाती है। शुद्ध ऑर्बिटल बोले तो फास्फोरस के पास px py pz रहे होंगे, शुद्ध px py pz ने ओवरलैपिंग कर ली है हाइड्रोजन के साथ, तभी ये एंगल यहाँ पर 94 के आसपास आ रहा है। नो हाइब्रिडाइजेशन, इंपॉर्टेंट बात। और ज्यादा महत्वपूर्ण बात देखिए इन आयंस को, ये ऑक्सो एनायंस हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। इनके अंदर एक नए टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसका नाम है D3S। और ये D3S हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। शक्ल तो उनकी टेट्राहेड्रल होती है। अब अगर मैं आपसे अगर न बताता और आपसे पूछता हाइब्रिडाइजेशन, आपने छूटते ही यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन मुझे sp3 बताना था, लेकिन यहाँ पर sp3 नहीं है, D3S हाइब्रिडाइजेशन है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर सॉलिड स्टेट के हाइब्रिडाइजेशन, सॉलिड स्टेट में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको याद रखने रहेंगे। जैसे कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स तो ऐसे होते हैं सॉलिड स्टेट में डाइमराइज हो जाते हैं, जैसे PCl5 पर डाइमराइज हो जाएगा। डाइमराइज हो जाएगा तो ऐसे एक PCl5 ने अपना Cl दूसरे PCl5 को डोनेट कर दिया, तो PCl4 प्लस PCl6 माइनस, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ पर sp3d2। तो कोई आपसे पूछ रहे PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो नॉर्मली तो sp3d है चूंकि 5 बॉन्ड बने हुए हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे यार PCl5 में हाइब्रिडेशन बताओ सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में दो आंसर जाएंगे, एक आंसर जाएगा sp3, एक sp3d2। PBr5 के अंदर इस फॉर्म में रहता है, sp3 चलता है। N2O4 दो पार्ट में टूट जाता है, NO प्लस और NO3 माइनस, sp Cl2O6 दो पार्ट में टूट जाता है, तो आपको उनके याद रखने पड़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म एक्चुअली में आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है आइसोमॉर्फिज्म का मतलब, अगर सामान्य भाषा में कहें, क्योंकि आइसोमेरिज्म भी हमने सुना हुआ है, कुछ कुछ वहीं से रिजेम्बलेंस करता हुआ लग रहा है, लेकिन अगर एक लाइन में आइसोमॉर्फिज्म शब्द को बयां किया जाए तो ये है कि अगर दो सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन करने पर एक साथ क्रिस्टलाइज होने लगे, मतलब पानी में डालूं, उबले हुए पानी में डाल दूं, अब ठंडा करना शुरू करूं, ठंडा करना शुरू करूंगा तो सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे बैठने लगेंगे। तो दो सॉल्यूट पार्टिकल्स, दो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर एक साथ नीचे बैठना शुरू कर दें तो घटना कहलाती है आइसोमॉर्फिज्म। कब हो पाता है? ये तब हो पाता है जब दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो, उनके अंदर क्रिस्टल वाटर सेम हो, साथ ही साथ उनके कैटायन और एनायन की स्ट्रक्चर्स भी सेम हो, शेप सेम हो, साइज नहीं शेप। तो Fe+2 Mg+2 सेम, सात पानी सेम, यहां पर भी सल्फेट, यहां पर भी सल्फेट, इसका सल्फेट भी टेट्राहेड्रल शेप का, इसका सल्फेट भी टेट्राहेड्रल शेप का, ये आइसोमॉर्फ्स होंगे। अब इधर देख लीजिए FeCO3.5H2O, MgSO3.5H2O, पानी तो सेम है, कैटायन पे यहां पर भी +2, यहां पर भी +2, चलो वो भी सेम है। CO3 यानी कि 3 ऑक्सीजन और एक कार्बन एटम, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन और सल्फर एटम, एटम्स भी यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स सेम है, लेकिन शेप सेम नहीं है। क्योंकि SO3 की शेप आएगी पिरामिडल और CO3 की शेप आएगी ट्रायगोनल प्लेनर, शेप भी सेम होनी चाहिए तभी आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं। आगे चलेंगे, आगे आते हैं पोलैरिटी ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी चेक करने के लिए हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आता है हेनरी स्मिथ मेथड और दूसरा आता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट। तो हेनरी स्मिथ मेथड में क्या है? तो हेनरी स्मिथ मेथड में परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालना, तो ये रहा फॉर्मूला, और इस डेल का मतलब होता है जो दो एलिमेंट आपस में चिपके हुए हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। आइए देख लेते हैं, जैसे हमारे पास HF है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, फ्लोरीन की 4 है। डिफरेंस रखेंगे यहाँ पर, तो 4 माइनस 2.1 यहाँ पर रखेंगे इस जगह पर, यहाँ पर भी रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 43.03% इसके अंदर परसेंटेज यानी करेक्टर है। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका नाम है डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट को कैसे देखते हैं महाराज? तो डाइपोल मूवमेंट के लिए हमारे पास दो लोगों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, तो यहाँ पर एक पोल डेवलप हो गया डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, बीच की डिस्टेंस डी है। तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है जो चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ वो क्यू और डी जो उनके बीच की डिस्टेंस है, जिसे कि आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ बोलते हो, उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा हमारे पास। अब चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं तो जब आप इस पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे, इस जगह पर इसको देखेंगे, तो वेक्टर होता है, वेक्टर है, प्लस से माइनस इसकी डायरेक्शन है। अब जब आप किसी एक पॉइंट पर दो वेक्टर लगाते हैं तो रिजल्टेंट ऐसा आता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल है, थीटा के रेसिप्रोकल है। यूनिट देख लीजिए, तो कूलाम इंटू मीटर है या ESU इंटू सेंटीमीटर है, ये एक MKS में, एक CGS में। वैसे एक और यूनिट होती है इसकी डिबाई, और जो डिबाई है, एक डिबाई जो है वो इतने कूलाम मीटर या इतने ESU सेंटीमीटर होता है,
जब 1 यूनिट चार्ज हम बोलते हैं तो 1 यूनिट चार्ज हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 माइनस का 19 कूलाम। अगर आपको सीजीएस में लेना है तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 ये सीजीएस में हो जाता है। ईएसयू फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। करते क्या क्या है, इससे परसेंटेज यानी करेक्टर निकालते हैं। म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100 अभी निकाल के दिखाएंगे। थोड़ा सा शेप का भी आइडिया लगता है इससे। जैसे आप CO2 का डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व करिए। अब CO2 का डायपोल मोमेंट आता है 0, तो CO2 के दो स्ट्रक्चर बना सकता है कोई व्यक्ति, लीनियर भी बना सकता है और बेंट भी बना सकता है। चलो बना के देख लेते हैं। तो प्लस से माइनस की तरफ म्यू1, प्लस से माइनस की तरफ म्यू2। जब आप इसे देखेंगे ये रहा म्यू1 म्यू2, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है तो रिजल्टेंट 0 आएगा। जबकि ये रहा इधर म्यू1 इधर म्यू2, प्लस से माइनस की तरफ रखना है तो रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा जो कि 0 नहीं होगा। जबकि जो आपका एक्सपेरिमेंट कह रहा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोल रही है कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ रही है 0। एक्सपेरिमेंट कह रहा है तो कौन सी ज्योमेट्री की 0 आ रही है? इस वाली ज्योमेट्री की 0 आ रही है, यानी कि ये वाली ज्योमेट्री सही है, ये वाली ज्योमेट्री गलत है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से किस किस के 0 डायपोल मोमेंट है, आईआईटी में खूब पूछे गए हैं। आइए देख लेते हैं। तो Cl इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी खींचेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। म्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 आने वाली है। ये दोनों हैं तो अपोजिट, लेकिन यहाँ पर म्यू1 म्यू2 के मैग्नीट्यूड तो बराबर थे, चूंकि दोनों ही Cl लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर म्यू1 म्यू2 के मैग्नीट्यूड बराबर नहीं आए हैं। इस वजह से अपोजिट होने के बावजूद भी इसका म्यू रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। इसका म्यू रिजल्टेंट 0 नहीं आने वाला है। ये एकदम 0 जाएगा, इसका म्यू बराबर 0 जाएगा। इसको देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग केस है वाला। Cn, तो Cn ऐसा होता है, Cn ऐसा होता है। आप अगर देखेंगे बिल्कुल लीनियर ज्योमेट्री है, तो ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, म्यू बराबर 0 आ जाएगा। लेकिन इधर नहीं आएगा, क्योंकि ये OH है, OH और यहाँ पर होंगे लोन पेयर, तो ये H तो अलग अलग ओरिएंटेशन में रह सकता है। ऐसे यहाँ पर भी ये रहा OH, तो ये H जो है वो अलग अलग ओरिएंटेशन में रह सकता है, तो ये 0 नहीं आएंगे। म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, कहीं आप इसको कैंसिल आउट कर दिए तो बिल्कुल लीनियर था, तो यहाँ आ गया। इंटरेस्टिंग केस है कि CCl4, देखने में लगेगा कि इनको कैंसिल आउट कर दिया जाए, या मैं अगर यहाँ पर ऐसे कर दूं, F लगा दूं, तो आपका मन करेगा कि इनको ऐसे कैंसिल आउट कर दिया जाए। मैंने स्क्वायर प्लेनर टाइप की ज्योमेट्री बनाई है, पर ये स्क्वायर प्लेनर है नहीं, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन कितना है यहाँ पर sp3। शक्ल कैसी होगी इसकी? टेट्राहेड्रल जाएगी शक्ल, तो 0 थोड़ी आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा, तो अपने हिसाब से थोड़ी स्ट्रक्चर मैनेज करनी है, स्ट्रक्चर तो हाइब्रिडेशन से मैनेज होगी, इसका म्यू 0 नहीं आएगा। एक सवाल भी हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए डायपोल मोमेंट पे कर दिया है। फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इंटर एटॉमिक स्पेसिंग एंड म्यू आर इतना इतना डिवाई रेस्पेक्टिवली, फाइंड परसेंटेज आयनिक करेक्टर। ये ए और बी आपस में जुड़े हुए, बीच का इनका जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। तो पहले मैं डायपोल मोमेंट अपने हिसाब से निकाल लेता हूँ कि मेरे हिसाब से कितना आता है। जो मेरे हिसाब से आता है उसको अपन कैलकुलेटेड बोलते हैं, म्यू कैलकुलेटेड। तो डिस्टेंस है 10 टू द पावर 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 टू द पावर माइनस के 10 मीटर हो गई। म्यू कैलकुलेटेड निकाल लीजिए, तो म्यू बराबर होता है Q इंटू डी। तो अगर ये पूरा टूट जाए बॉन्ड, तो पूरा पूरा एक एक यूनिट ही चार्ज आएगा यहाँ पर। इस पर 1 यूनिट नेगेटिव, इस पर 1 यूनिट पॉजिटिव, ये मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है। तो 1 यूनिट चार्ज कितने के बराबर होता है? 1.6 माइनस का 19, बीच के डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया, इतने कूलाम्ब मीटर आ गया। अब म्यू कैलकुलेटेड देखते हैं कितना आया। तो म्यू कैलकुलेटेड मेरे पास इतना कूलाम्ब मीटर है। कूलाम्ब मीटर को डिबाई में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरे को जो दूसरा डेटा दे रखा है वो डिबाई में दे रखा है। तो 0.33 इंटू 10 टू द पावर 29 का एक डिवाइड होता है। ये रहा यहाँ पर, ये यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख रखा है, यहाँ पर 0.33 इंटू 10 टू माइनस 29 का एक डिवाइड होता है कूलाम मीटर का। तो उधर चले जाते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड किया, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन से निकल करके आया वो 4.84 है, जबकि एक्सपेरिमेंट में जो दिया था वो 1.2 है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के लिए वैल्यू डाली, 25% इसके अंदर परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ गया। जिस प्रकार से हम कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयनिक करेक्टर देखते हैं, उसी प्रकार से आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर भी देखा जाता है। आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर देखने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। हमेशा कैटायन एनायन को पोलराइज करता है, बताया था फजान ने। और फजान ने बताया था कि बढ़िया पोलराइजेशन के लिए कैटायन और एनायन दोनों पर चार्ज अच्छे होने चाहिए। कैटायन होना चाहिए छोटा और एनायन बड़ा होना चाहिए। एक उदाहरण देख लीजिए, LiCl और NaCl में से लिथियम का साइज छोटा है तो ज्यादा अच्छा पोलराइजेशन हुआ होगा। पोलराइजेशन आने से कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है, इसलिए परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर का यहाँ पर अरेंजमेंट कर रखा है, इसे 1:2 देंगे। इधर आ जाइए, इन दोनों को अगर आप चेक करेंगे, NaCl और MgCl2 में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम पे चार्ज ज्यादा है और मैग्नीशियम का साइज छोटा है। सोडियम के जस्ट पड़ोस में आता है मैग्नीशियम, और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड जाते समय साइज जो होता है वो साइज छोटा होने लगता है, और
जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो साइज छोटा हो रहा है और चार्ज ज्यादा है। पोलराइजेशन यहाँ पर अच्छा होगा, तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर पहला इसको दिया, दूसरा इसे। कैटायन भी 3 प्रकार के बताए गए थे। सबसे अच्छा कैटायन वो होता है जो स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला हो, यानी कि जिसका D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, कॉपर प्लस, Zn+2, मरकरी +2, ये सब। उसके बाद नॉन इनर्ट, इसमें से 3 आते हैं, थैलियम प्लस, लेड+2, बिस्मथ +3। उसके बाद आते हैं इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन वाले, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट के कैटायंस। तो इन तीनों में अगर देखेंगे तो सबसे अच्छी पोलराइजिंग पावर स्यूडो इनर्ट की होती है। आइए चेक कर लेते हैं। तो जैसे ZnCl2, PbCl2, MgCl2, तीनों चीजें ले ली हैं। ये स्यूडो इनर्ट का है, ये नॉन इनर्ट का है, ये इनर्ट का है। परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इसी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अगली थ्योरी आती है, उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको शॉर्ट में MOT बोलते हैं। डायटोमिक स्पीशीज पर अमूमन इसको अप्लाई किया जाता है, और ये बोलती है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक की एनर्जी कम, जिसे BMO बोलते हैं, दूसरे की एनर्जी ज्यादा, जिसे ABMO बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से इसको समझते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, ठीक है। अब जब दो इलेक्ट्रॉन वेव आकर के मिलेंगी, तो मिलने के बाद आप देखेंगे कि वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों मैनर में मिल सकती है। कंस्ट्रक्टिव मैनर में मिलेंगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव मैनर में मिलेंगी तो एम्पलीट्यूड घट जाएगा। यहाँ पर A+B है, यहाँ पर A डिफरेंस B आएगा, इसको बोल रहे हैं BMO, इसको बोल रहे हैं ABMO। बीएमओ में हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडिविजुअल एटम पे कम, उन दोनों के बीच में ज्यादा मिलेगी, जबकि एबीएमओ में इंडिविजुअल एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, बीच में कम मिलेगी। बीच में जो मिलता है उसको बोलते हैं नोड। दो प्रकार के पैटर्न यहाँ पर यूज होते हैं, दो सीक्वेंस यूज होते हैं, एक सीक्वेंस ए और एक सीक्वेंस बी। सीक्वेंस ए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये वाला सीक्वेंस रहता है पूरा, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। तब इस्तेमाल करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा हो, 15, 16, 17। 14 से कम होने पे, 14 से कम होने पर ये वाला सीक्वेंस इस्तेमाल होता है। और इस सीक्वेंस के अंदर छोटा सा चेंज है कि यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर सिग्मा 2pz फिर पाई लिखते हैं, ये सिग्मा 2pz बाद में आता है, पाई पहले आता है। तो ये रहा यहाँ पर, ये वाला जो सिग्मा 2pz आप देख रहे हैं, ये वाला सिग्मा 2pz, इसका नंबर आएगा बाद में। ये जो सिग्मा 2pz है, ये नंबर बाद में आता है, ये आता है बाद में, पहले पाई भरा जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इससे रिलेटेड एक वीडियो SP मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का चैनल पे पड़ा हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जा रहा है, वहां पर जाकर के उसको डिटेल में देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। चलिए अब आगे चलेंगे। सारे के सारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, वो सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो रूल्स थे लास्ट में, हाइजेनबर्ग नहीं, हुंड रूल, आफ्बा रूल और पाउलीज रूल, ये तीनों के तीनों रूल्स को वो फॉलो करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, इससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स। ये हुंड, आफ्बा, पाउली क्या थे? हुंड आफ्बा बोलता था कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा, फिर हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, ये तो बोलता था हुंड। आफ्बा क्या बोलता था? ये आफ्बा बोलता था कि पहले लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा, माफ कीजिएगा गड़बड़ हो गया, पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, ये बोलता था आफ्बा। पाउली बोलता था कि एक ही ऑर्बिटल में जब दो इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो एक की स्पिनिंग प्लस हाफ और एक की माइनस हाफ होनी चाहिए। और हुंड बोलता था कि जब कभी किसी सबशेल में एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स हों, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते समय पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, और जब सबको एक एक मिल जाए उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन का इलेक्ट्रॉन भरना है। मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन्स भरोगे सबकी पैरेलल स्पिन होनी चाहिए, और जब उसके बाद पेयरिंग जब शुरू करोगे तो उससे पहले हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया हो। हुंड रूल इस पूरे में सिर्फ इस जगह पर फॉलो होगा, यहाँ पर इस जगह पर आप हुंड रूल फॉलो करेंगे। ये दो लोग हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे, ये हुंड रूल की जगह है। आइए इसको देख लेते हैं कैसे कैसे करते हैं। जैसे O2 है, O2 में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, तो सीक्वेंस ए इस्तेमाल होगा। हर एक में दो दो इलेक्ट्रॉन भरते चले जाना है। अब जो ये दो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, ये कैसे भरे गए होंगे? यहाँ पर इन्हें ऐसे भरा गया होगा, पहले इसको एक दिया होगा, फिर इसको एक, हुंड रूल को फॉलो करते हैं, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दिया गया होगा, फिर इसको एक, इसको एक। बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पहले बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, यानी कि बिना स्टार वाले, तो 2 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, 10 बॉन्डिंग के हो गए। एंटी बॉन्डिंग के कभी मत गिना करो, बाकी बचे हुए 6 एंटी बॉन्डिंग के ही हैं। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गए, यानी कि दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। अनपेड इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं तो ये कलरफुल भी होगा और पैरामैग्नेटिक भी। आप अगर यहाँ पर आकर के देखेंगे C2 को, तो C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 12, यानी कि मैं सीक्वेंस बी इस्तेमाल करूंगा। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2,
पहले पाई आएगा, सिग्मा बाद में। तो पहले पाई भरा, सिग्मा की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि मेरे 12 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए थे। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 1/2, तो पहले बॉन्डिंग की गिन लीजिए, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 में से 4 घटा दीजिए, 2 आ गया, डबल बॉन्ड बना हुआ है। वैसे तो जब दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं, डबल बॉन्ड बनता है तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है, लेकिन यहां पर बना हुआ है डबल बॉन्ड, उसके बावजूद भी ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड्स हैं। और ये कहां से आया होगा, आप सोचिए ना। ये तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, ये इस जगह से आया है। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को आपने डिवाइडेड बाय 2 किया है, तब जाके बॉन्ड ऑर्डर 2 बैठा है। कहां से बन करके आया, पाई से बन करके आया, ये पाई बॉन्ड्स हैं। एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा हुआ, डिटेल में पढ़ना चाहिए आपको। पेपर में सवाल कैसे बनेगा, जब आप कभी कोई ऑब्जेक्टिव करोगे तो उसका तरीका ये है कि आप सेंटर पे लिखो 14 और दोनों तरफ नंबर ले जा लो, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, नीचे की तरफ बढ़ते हुए ऊपर की तरफ घटते हुए। 14 पर बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब आधा 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 कम करते हुए चलिए और आधा आधा बढ़ाते हुए चलिए। अब कभी भी कहीं कोई आपसे बोले 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चेक कर लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। कोई आपसे बोले 19 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर आधा आएगा। वहां पर मेहनत नहीं लगती, वहां पर सीधा सॉल्व करना होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर आते हैं और यहीं पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कवर कर लेंगे। कई प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। अगर दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे तो उसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसमें एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा होता है। लाइन जो मैंने दिखाई है पिंक कलर की, अट्रैक्शन की दिखाई है। अगर डाइपोल बनाने में हाइड्रोजन की भूमिका हो, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ने डाइपोल बनाया है, तो अगर हाइड्रोजन ने डाइपोल बनाया है तो इस वक्त हम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलने लगते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ अन्य डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से अच्छी होती है। कब बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, या तो FH बॉन्ड हो या OH बॉन्ड हो या NH बॉन्ड हो। 3 अगर बॉन्ड मौजूद हैं तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बनेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए एक चीज और भी बड़ी जरूरी है कि जो ये जगह आप देख रहे हो, डेल्टा नेगेटिव जहां लिखा है, उस एलिमेंट के पास लोन पेयर होना बहुत जरूरी है। बिना लोन पेयर के बात नहीं बन पाएगी, यहाँ पर लोन पेयर का होना बहुत जरूरी है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, इंटर और इंट्रा। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाए तो उसको बोलते हैं इंट्रा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी तो उसे बोलते हैं इंटर। यहाँ पर एक यहीं पर एक बड़ा, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस लोग कराते हैं। H2S गैस है, H2O वाटर, कारण वही, H2O के अंदर OH बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, H2S में नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां देखिए, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी चर्चा होती है वो है आइस वाटर का केस। आइस के केस में वॉल्यूम ज्यादा रहता है, इस वजह से आइस की डेंसिटी होती है कम। कारण यह है कि आइस के अंदर जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो हाइड्रोजन एक लिमिट से ज्यादा पास नहीं आ पाते, यहाँ पर आकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए रहते हैं और बीच बीच में पे यहाँ पे वैकेंसी रहती है। आप इस शक्ल को देखेंगे तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिखाई देगी। मधुमक्खी के छत्ते को अंग्रेजी में बोलते हैं हनी कॉम्ब, तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और बीच बीच में वैकेंसी होने की वजह से यहाँ पर वॉल्यूम होता है हाई। वॉल्यूम हाई होने की वजह से डेंसिटी हो जाती है लो, क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। जब आइस मेल्ट होती है तो कुछ कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और ये पानी के पार्टिकल्स यहाँ बीच में आके बैठने लगते हैं। पानी के पार्टिकल्स बीच में आकर के बैठेंगे, इन वैकेंसी में बैठेंगे, इन वैकेंसी को भरेंगे, तो वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी बढ़ने लगती है। सबसे ज्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है वो थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होने के कारण वॉल्यूम बढ़ने लगता है, जिस वजह से पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर कम होने लगती है। अन्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे जाएंगे तो एक होता है आयन डाइपोल अट्रैक्शन। जैसे एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, जैसे कि नमक के पानी में घुलने के पीछे कारण ही ये, जैसे नमक को पानी में डालते हैं, ये रहा आयन, और पानी के पार्टिकल्स को ऐसे करके आयन डाइपोल अट्रैक्शन से घेर लेते हैं। ऐसे ही Cl को भी घेरेंगे। Cl को घेरेंगे तो हाइड्रोजन वाली साइड से घेरेंगे। ये Cl नेगेटिव है, इसको हाइड्रोजन वाली साइड से घेरेंगे ऐसे करके। आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव है, ऐसे और लोग भी घेरेंगे। एक होता है आयन इंड्यूस। ये पोलर और ये पोलर सॉरी आयनिक आयन और एक नॉन पोलर चीज के बीच में लगता है। नॉन पोलर चीज जैसे ये रहा H2, अब ये रहा सोडियम। कोई पूछे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, कैसे? इसकी वजह से इसमें चार्ज सेपरेशन शुरू होएगा। ये प्लस अपने पास नेगेटिव का आग्रह करेगा, तो यहाँ डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव पनपेगा, इसे बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। आप अगर देखेंगे तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल भी हो सकता है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन कैसा होगा?
तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन के लिए आप देखेंगे तो ये रहा मेरे पास डाइपोल लाइक HF मेरे पास है। अब इसके पास मैं यहाँ पर H2 ले आता हूँ, दिस इज नॉन पोलर। इसकी वजह से इसमें पोल डेवलप होंगे, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। दिस मॉलिक्यूल हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट, दिस मॉलिक्यूल हैज नो डाइपोल मोमेंट। इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी और अपने अंदर वो चार्ज पैदा करेगा, पोल्स पैदा करेगा। नेगेटिव के पड़ोस में पॉजिटिव पैदा होना चाहिए और यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा इसको अपन बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। इधर आ जाते हैं, ये है इंस्टेंटेनियस डाइपोल या इंड्यूस्ड डाइपोल या लंडन फोर्सेस। दो नॉन पोलर लोगों के बीच में लगता है, जैसे दो नॉन पोलर हमने ऑक्सीजन ले लिए या दो नॉन पोलर हमने हाइड्रोजन ले लिए। अब जब इस गैस को प्रेशराइज करते हैं डब्बे में लेकर के, आप इसके ऊपर जब जबरदस्ती बल लगाओगे, प्रेशर लगाओगे, तभी अपने इलेक्ट्रॉन को खिसकाएगा। खिसकाने के बाद यहाँ डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव आएगा और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगा उसको लंडन फोर्सेस बोलते हैं। लंडन फोर्सेस के साथ खास बात यह है कि लंडन फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लगता है और लंडन फोर्सेस के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मॉलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मॉलिकुलर वेट हो लंडन फोर्स उतना ज्यादा होगा। तभी तो ये रहा F2 Cl2 Br2 और I2 को देखोगे, इन सब नॉन पोलर है, सब में लंडन फोर्स लगने हैं। सबसे भयंकर लंडन फोर्स यहाँ पे लगेंगे और I2 सॉलिड स्टेट में होता है। ब्रोमीन में थोड़े कम लगेंगे, ब्रोमीन लिक्विड में होता है। इन दोनों में ज्यादा लगेंगे तो ये दोनों के सबसे कम लगेंगे, ये दोनों के दोनों गैस होते हैं। लंडन फोर्सेस एक और चीज पर डिपेंड करते हैं, वो है सरफेस एरिया। जितनी बड़ी सरफेस एरिया उतना ज्यादा लंडन फोर्स। आप अगर देखेंगे तो ये रहा पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, नियोपेंटेन है। सबसे बड़ा सरफेस एरिया इसका, सबसे ज्यादा लंडन फोर्स यहाँ पर आएंगे। यही वजह इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में सबसे कम इसका है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया कम होने से लंडन फोर्सेस भी यहाँ पर कम है। जाते आते एक इंटरेस्टिंग चीज और देख के जाइए, सॉल्युबिलिटी। पानी में सॉल्युबिलिटी किस किस चीज पर डिपेंड करती थी? लैटिस एनर्जी पे करती है, हाइड्रेशन एनर्जी पे करती है, पोलराइजेशन पे करती है। लेकिन चेक करने का तरीका देख लीजिए। अगर आपका एनायन छोटा है, एनायन छोटा है तो ये दिखा रखा है एनायन, लेकिन ये इसमें एक्सेप्शन है। Br और I इसके अंदर नहीं है, पर ये बड़ा होने के बावजूद भी इन्हीं की कैटेगरी में है। अगर एनायन छोटा है तो ऊपर से नीचे आते समय हाइड्रेशन एनर्जी भी घटती है, लैटिस एनर्जी भी घटती है, लेकिन लैटिस एनर्जी ज्यादा घट जाती है। इससे सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ती है। LiCl, NaCl, KCl में के पोटेशियम ऊपर से नीचे आते हैं, लिथियम के नीचे सोडियम के नीचे पोटेशियम। इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी अगर आपका एनायन छोटा है तो। लेकिन अगर आपका एनायन बड़ा है तो, जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, पर क्लोरेट, ये सब हमें लिख रखे हैं यहाँ पर। इन आयन को अगर आप देखोगे, बाइकार्बोनेट को एक्चुअली यहाँ रखा गया है, जबकि ये साइज में बड़ा है, लेकिन एक्सेप्शनली इनके साथ है। इसके पीछे कुछ और रीजन है कि बाइकार्बोनेट को यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी केमिकल बॉन्डिंग की बुक में पढ़ सकते हैं आप, और उसके अंदर इसके बारे में डिटेल चर्चा की गई है कि क्यों HCO3- जो कि साइज में बड़ा है, इन लोगों के साथ क्यों रखा गया है, क्या हो रहा है इसके अंदर। खैर, ऐसी अवस्था में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होती है, लैटिस एनर्जी भी कम होती है। लेकिन अब की बार यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी में ज्यादा गिरावट होती है, जिस वजह से सॉल्युबिलिटी गिरती है ऊपर से नीचे आते हुए। कितना इंटरेस्टिंग है देखो, क्लोराइड के केस में तो KCl की ज्यादा सॉल्युबिलिटी है और ब्रोमाइड के केस में Br की। अब अगर ये आयन ही अलग अलग हो जाए, नेगेटिव आयन डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, तो फिर आप इसे, कैटायन सेम रखा हुआ हमने, एनायन अलग अलग कर रखा है, तो उसको फिर पोलराइजेशन से सॉल्व करते हैं। पोलराइजेशन बोलता है कि एनायन का साइज होना चाहिए बड़ा, कैटायन का छोटा। तो एनायन का साइज सबसे बड़ा यहाँ पर है। बड़ा साइज होने के कारण इस जगह पर सबसे ज्यादा पोलराइजेशन हुआ। सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होने से इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा आएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर आने से आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, सबसे कम सॉल्युबिलिटी इसकी आएगी। यानी कि अब अगर आप यहाँ पर आंसर करेंगे तो आपका आंसर सॉल्युबिलिटी का ये जाने वाला है। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ी ब्रांच है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हमने ये सोचते हुए कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को और नीट और JEE मेंस को देखते हुए हमने आपको उसमें रिवीजन कराया। बहुत सारी चीजें अभी और हो सकती हैं, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की पिक्चर्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की पिक्चर्स हमको याद होनी चाहिए, उनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यहाँ पर पोलराइजेशन के ढेर सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं। वहां पर भी बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। तो हमने फिर भी
चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवीजन कर पाएँ, उसी हिसाब से इस लेक्चर को तैयार किया है। होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आपके लिए वीडियो कितना उपयोगी रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। नमस्कार।